हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे केबीएस पीजीटी फिजिक्स 2023 के सॉल्यूशन। और ये पार्ट 4 है जिसमें क्वेश्चन नंबर 111 से 120 तक डिस्कस किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 111 है, लेट अ पर्सन हुज सरफेस एरिया इज अबाउट 2 मीटर स्क्वायर इज सिटिंग एट अ रूम टेम्परेचर ऑफ 17 डिग्री सेल्सियस। The temperature of person body is 27 degree and the internal temperature is 37 degree. The Stephen constant given है और considering the person's body as a perfect radiator, तो energy emitted per unit time, देखो energy emitted per unit time क्या होता है वैसे, ये होता है पावर। तो पावर की यूनिट भी वाट होती है, तो हमसे पावर पूछा गया है कि पावर कितनी होगी, यानी कि एनर्जी पर यूनिट टाइम में कितना रेडिएशन हो रहा होगा अगर हम उसकी बॉडी को परफेक्ट रेडिएटर एज्यूम करें। तो परफेक्ट बॉडी के लिए यहाँ पर हम यूज करेंगे स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, जो कि ये कहता है कि जो पावर रेडिएटेड होती है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जो टेम्परेचर होता है उसकी पावर 4 पर। तो यहाँ पर एरिया पर डिपेंड करेगी। फिलहाल परफेक्ट बॉडी के लिए एमिसिटिविटी हम 1 लेंगे, तो हमारे पास E की वैल्यू 1 हो जाएगी और फॉर्मूला बचेगा P इक्वल टू सिग्मा एरिया टेम्परेचर की पावर 4। तो फिलहाल उसी फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम किसके बराबर होगा, सिग्मा इंटू एरिया इंटू एब्सोल्यूट टेम्परेचर की पावर 4। अब यहाँ पर जो टेम्परेचर हम लेंगे T, वो बराबर किसके होगा, तो जब यहाँ पर हमारे पास एक रूम टेम्परेचर है और पर्सन की बॉडी का टेम्परेचर, इंटरनल टेम्परेचर मतलब उस पर्सन के अंदर का टेम्परेचर से हमें कोई मतलब नहीं है। रेडिएशन किसकी वजह से हो रहा होगा, जो डिफरेंस होगा रूम टेम्परेचर और पर्सन की जो स्किन है उसका जो टेम्परेचर है, तो हम इन्हीं दोनों टेम्परेचर को कंसिडर करेंगे। तो P विल बी इक्वल टू सिग्मा एरिया टेम्परेचर ऑफ द स्किन ऑफ द पर्सन की पावर 4 माइनस टेम्परेचर ऑफ द रूम की पावर 4। इस तरह से टेम्परेचर का हमें डिफरेंस लेना होगा। तो पावर इक्वल टू सिग्मा 5.67 इंटू 10 की पावर माइनस 8 एरिया 2। अब टेम्परेचर की पावर 4, स्किन का टेम्परेचर कितना है 27, तो हमें उसको केल्विन में पुट करना पड़ेगा। पर्सन की बॉडी का टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री, तो 27 डिग्री का मतलब हो गया प्लस में 273, तो ये कितना आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 300 केल्विन। और जो टेम्परेचर होगा रूम का उसमें 17 में 273 ऐड करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 9290 केल्विन। अब देखो ये सब वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, 300 की पावर 4 माइनस 290 की पावर 4। देखो 3 की पावर 4, ये आपको पता है वो 3 3 9 9 9 81, तो यहाँ पर और पावर यहाँ पर कितनी है 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 की पावर कितना हो जाएगा 4, यानी कि 10 की पावर 8। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 81 इंटू 10 की पावर 8 आएगा, फिर माइनस और 290 की पावर 4 आएगा 70.72 10 की पावर 8। अब आप ये देखिए यहाँ पर भी 10 की पावर माइनस 8 है और यहाँ से 10 की पावर 8 कॉमन ले सकते हैं, तो 10 की पावर 8 जो है वो प्लस माइनस होकर के 0 बचेगी, तो हमें मिलेगा 5.67 इंटू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 8 और ये बाहर कॉमन लोगे तो प्लस 8 और 81 माइनस 70.72, फिर इट विल बी 10.28 इंटू 10 की पावर, ये तो खत्म हो जाएगा। अब दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो अप्रोक्सीमेटली आएगा 116.5। तो जो नियरेस्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 110 वाट। अच्छा, इसमें ना थोड़ा ज्यादा टाइम लगा। एक दूसरा तरीका ये भी है कि आप सिर्फ ये करो पावर इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया इंटू टेम्परेचर की पावर 4 ना करके सिर्फ T माइनस T नोट कर लो। इसका रीजन बताता हूँ मैं क्या है। टेम्परेचर का जस्ट डिफरेंस लो और सिग्मा जो यहाँ पर 10 की पावर माइनस 8 आ रहा है ना उसको इग्नोर कर दो, सिर्फ लिखो 5.67 इंटू एरिया इंटू इन दोनों का डिफरेंस, 27 और 17 का डिफरेंस, 27 और 17 का डिफरेंस हमने ले लिया है। तो ये लगभग आएगा 5.67 इंटू में 2 इंटू में 10, तो रफली आंसर आएगा 113.4 वाट। तो वो भी उसी के अबाउट है 110 के। तो ये वाला तरीका थोड़ा आसान है बट एक्यूरेट ये वाला रहेगा। मेथड फॉलो हम इसमें कर रहे हैं और मैंने पावर 4 को इसलिए इग्नोर कर दिया क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 112, द लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीज बाय 20% और स्ट्रेस गिवन है 4 इंटू 10 की पावर 8। तो अब बताना कि यंग्स मॉडुलस कितना होगा। ये दूसरा क्वेश्चन है जो यंग्स मॉडुलस से पूछा जा रहा है। यंग्स मॉडुलस मतलब स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन किसके बराबर होती है, तो वो होता है चेंज इन लेंथ
अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, ये होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। स्ट्रेस तो हमें पता ही है 4 × 10⁻10 है। तो पहले हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन फाइंड कर लेते हैं। देखिए, जो मान लेते हैं पहले एक वायर है जिसकी लेंथ है L, अब वो स्ट्रेच हो रहा है तो उसकी जो नई लेंथ है मैं न्यू लेंथ को L' मान रहा हूँ, ठीक है। और ये बोला गया है कि जो नई लेंथ है वो इंक्रीज, मतलब द वायर इज इंक्रीज बाय 20%। इसका मतलब L' जो होगा, जो पहले थी उसमें 20% का इंक्रीमेंट हो गया, यानी कि 20/100 हो गया ये L, ठीक है। ओके, यहाँ पर डेल्टा L क्या है, तो ये होता है चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ का मतलब हो गया L' - L अपॉन में L, यानी कि बाद वाली लेंथ में से पहले वाली लेंथ का डिफरेंस लो और उसको ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड कर दो जो पहले वाली लेंथ रही थी। तो L' - L चाहिए हमें, तो वो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ L' - L कैसे। देखो, L' - L इक्वल टू कितना हो जाएगा 20/100 इंटू में L, और हमें क्या चाहिए L' - L अपॉन में L। तो एक काम करते हैं, इस L को भी इसके नीचे ले आते हैं। तो L' - L अपॉन L इक्वल टू कितना हो गया 20/100, या इसको आप 0.2 भी लिख सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल होगा। तो इसका मतलब ये आ गया हमारा क्या, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितनी आ गई 0.2, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं 0.2। तो ये कितना हो जाएगा, 2 से जाएगा और एक पावर 10 और यहाँ पर आ जाएगा 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विल बी अवर आंसर। तो ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 113, यहाँ पर 2 लिस्ट आपको बताने के आइसोथर्मल प्रोसेस, इनमें से कौन सी इक्वेशन फॉलो होगी। तो देखो, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब हो गया कि जो चेंज इन टेम्परेचर होगा वो रहेगा 0 और टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट। और आपको पता होगा आइडियल गैस के लिए PV = nRT होता है। तो अगर टेम्परेचर nR तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हुआ तो PV भी तो कांस्टेंट होगा। इसका मतलब A को हम किससे मैच करवाएंगे, Q से। तो A का Q, फिर उसके बाद एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में आपने पढ़ा होगा PV की पावर गामा कांस्टेंट होता है। तो साइक्लिक प्रोसेस मतलब एक ही बचे, डेल्टा U की वैल्यू 0। तो B किससे मैच करवाओ, P से। P में सिर्फ एक ही यहाँ पे आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन 2 ही करेक्ट होगा। बाकी सब देख लीजिए आप, C का R और A का Q। तो ऑप्शन 2 विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 114, 2 वेक्टर P and Q have maximum and minimum resultant of 10 and 6 यूनिट। P dash has magnitude 25। पहले लिखते चलते हैं कि क्या क्या गिवन है। P और Q have maximum और minimum resultant। देखो, 2 वेक्टर अगर मान लीजिए मैक्सिमम रिजल्टेंट है तो उसका मतलब ये है कि वो P + Q इक्वल टू होगा 10 के। मतलब P और Q का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको ऐड करोगे तो 10 आएगा। और मिनिमम का मतलब है कि P - Q इक्वल टू 6। अभी मैं किसके भी यहाँ पर बोल रहा हूँ, तो आपने रिजल्टेंट का फॉर्मूला पढ़ा होगा, R = A² + B² + 2AB cos थीटा। तो मैक्सिमम कब आएगा, जब cos थीटा की वैल्यू 1 हो, यानी कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, सॉरी 0 डिग्री, ठीक है। तो जब दोनों पैरेलल होंगे तो तब रिजल्टेंट कितना आ जाता है, A + B। तो वही चीज है यहाँ पर भी, P + Q मतलब 10 होगा। तो इसका मतलब दोनों के बीच में अभी फिलहाल के लिए एंगल कितना रहा होगा, 0 डिग्री, यानी कि दोनों पैरेलल होंगे। और जब P - Q मतलब थीटा की वैल्यू कितनी रही होगी, थीटा की वैल्यू रही होगी 180 डिग्री, यानी कि एंटी पैरेलल। तब ये P - Q 6 के इक्वल है। अब आगे बोला गया है एक और चीज, पहले मैं यहाँ से P और Q की वैल्यू निकाल लेता हूँ एग्जैक्टली कितनी होगी। तो दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो 2P Q तो कैंसिल आउट हो जाएगा 16। तो P की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 8। और देखो P + Q 10 है, तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा 10 - P। तो P की वैल्यू कितनी 8, तो 10 में से 8 जाएगा 2। तो हमारे पास P की वैल्यू आ चुकी है 8 और Q की वैल्यू आ चुकी है 2। अब आगे का काम करते हैं। आगे बोला गया है कि जो P डैश है उसका मैग्नीट्यूड 25% कम है P से। तो P डैश का जो मैग्नीट्यूड है वो 25% है P से, मतलब कम है। तो P - 25% ऑफ P। कम तो इसी तरह से माइनस करके पता चलेगा। तो ये कितना आ जाएगा 75/100 ऑफ P। तो आप ये देखिए कि P की वैल्यू तो हमारे पास है ऑलरेडी, हमने निकाली थी कितनी 8। तो इसको हम सोल्व करते हैं। तो ये 25 थी 75 और यहाँ पर 25 × 100। सो इट विल बी इक्वल टू 4 × 2 8, यानी कि 6। तो हमारे पास P डैश का मैग्नीट्यूड आ चुका है। P डैश का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा 6। अभी आगे कंडीशन देखते हैं क्या है। आगे की कंडीशन है कि
Q का मैग्नीट्यूड 100% ग्रेटर है, तो इसका मतलब क्या होगा, Q डैश जो है जितना भी Q है उसमें 100% का मतलब 100/100 ऑफ Q होगा। तो इसको आप डायरेक्टली 2Q लिख सकते हैं। तो Q डैश की वैल्यू कितनी आएगी, 2 इंटू में Q की वैल्यू में पता है कितनी है 2, सो Q विल बी इक्वल टू, तो हमें Q डैश पता चल गया 4 है और P डैश पता चल गया 6। आगे क्या बोला है, आगे बोला P डॉट Q की वैल्यू 0 के इक्वल है। अब इससे हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं, देखो आपने पढ़ा होगा अगर डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का 0 हो, यानी कि अगर मान लो A डॉट B 0 है तो इसका कंक्लूजन ये होता है कि A इज नॉर्मल टू B, या A परपेंडिकुलर होगा B के। तो यहाँ से कंक्लूजन बाय यूजिंग डॉट प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, P डॉट Q की वैल्यू 0 है तो P और Q आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ये बात तो श्योर है। तो मान लेता हूँ P वेक्टर इस तरफ है और Q वेक्टर इस तरफ है, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। Q का मैग्नीट्यूड कितना है 4 और P का मैग्नीट्यूड कितना है 6। अब लेट इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ है, तो रिजल्टेंट इनका R डैश है। अब ये एंगल अगर थीटा है तो देखो tan थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर मतलब Q का मैग्नीट्यूड, बेस मतलब P का मैग्नीट्यूड, यानी कि 4/6, तो कितना आ जाएगा 2/3। तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया tan इनवर्स 4/3। इसका मतलब 4/3 या फिर सॉरी 2/3, तो इसका मतलब ये होगा tan इनवर्स 2/3। तो ये हमारा आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन 3, क्योंकि बाकी सब में साइन या कोस या कोट गिवन है। अब मैग्नीट्यूड भी पता कर लेते हैं, क्या यही मैग्नीट्यूड आएगा, तो मैंने इसलिए पहले एंगल निकाले क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सभी में सेम ही है, तो एंगल से कंफर्म हो जाएगा कि अपना आंसर ऑप्शन 3 ही होगा। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको R डैश इक्वल टू होगा, क्योंकि दोनों नॉर्मल है, तो A² + B² + 2AB cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है। क्योंकि नॉर्मल है तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू 0। तो कुल मिलाकर के मैं इसको शॉर्ट में लिख लेता हूँ Q डैश, ये Q डैश और P डैश था, Q डैश का स्क्वायर P डैश का स्क्वायर आएगा, क्योंकि बाकी वाला टर्म 0 हो जाएगा। सो वी कैन राइट 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मैंने इसको आगे पीछे लिख दिया, बात वही होगी। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 और 16 यानी कि 52। तो 52 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 13, या फिर 2 को बाहर निकाला √13, तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 116, इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन अ वाटर सरफेस इज ब्रॉट अंडर अ प्रेशर ऑफ 10⁵ न्यूटन per meter square, a volume strain of 5 into 10⁻⁵ is produced, density of water आपको given है 10⁻3, the speed of longitudinal wave produced in water कितनी होगी, speed of longitudinal wave पूछा है। तो देखो यहाँ पर जैसे वाटर आ रहा है तो वाटर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट रहा होगा, तो यहाँ पर हम बात करेंगे बल्क मॉडुलस की। तो जो स्पीड का फॉर्मूला होगा इट विल बी इक्वल टू बल्क मॉडुलस अपॉन में डेंसिटी ऑफ द वाटर। लेकिन बल्क मॉडुलस क्या होता है, तो बल्क मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और देखो स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और वही प्रेशर भी होता है। तो हम यहाँ पर स्ट्रेस की जगह पर प्रेस लिख लेंगे क्योंकि हमें प्रेशर गिवन है, अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और रो से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वैल्यू पुट करते हैं, बल्क मॉडुलस की जगह पर मैं लिखूंगा प्रेशर अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इनटू में डेंसिटी। तो देखो ये फॉर्मूला बन गया ना। अब सब वैल्यू आपको गिवन है तो सब वैल्यू पुट कर लेते हैं। प्रेशर कितना है 10⁵ और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है 5 × 10⁻⁵ और डेंसिटी गिवन है 10⁻3। तो इसकी वैल्यू हमें सोल्व करनी है 10⁵। अब देखो ये ऊपर जाकर के प्लस हो जाएगा तो 10 और 10 में से 3 जाएगा तो 7 और इनटू में 1/5 आ जाएगा। या आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, जैसे 10 है तो 10 को आप 10 × 10⁻6 लिख सकते हैं अपॉन में 5। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2 × 10⁻6, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √2 × 10⁻3। √2 की वैल्यू हम सबको पता ही होता है 1.414 होती है, इंटू में 10⁻3। तो अब आंसर मैच करते हैं, ऑप्शन है हमारा 1.4 × 10⁻3 मीटर/सेकंड, यानी कि ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 117, टू ट्रेवलिंग साइनसॉइडल साउंड वेव हैव एम्पलीट्यूड एंड द सेम फ्रीक्वेंसी। देखो ध्यान देना, सेम एम्पलीट्यूड है और सेम फ्रीक्वेंसी है। दे कैन प्रोड्यूस अ फुली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बात हो रही है यहाँ पर इंटरफेरेंस की, और वो भी इंटरफेरेंस कैसे, डिस्ट्रक्टिव। तो
कब ऐसा होगा, देखो इसके लिए हमें इंटरफेरेंस की कंडीशन पता होनी चाहिए। इंटरफेरेंस की कंडीशन बीट, तीन चीजें हो सकती है, बीट प्रोड्यूस होना, इंटरफेरेंस होना और स्टैंडिंग वेव बनना। तीनों की कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ। इंटरफेरेंस कब होता है, जब दो वेव हमारे पास हो और दोनों वेव की सेम फ्रीक्वेंसी हो और सेम स्पीड के साथ सेम डायरेक्शन में मूव करें, तो तब क्या होता है, तब होता है इंटरफेरेंस। कब कब, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम स्पीड और सेम डायरेक्शन। अभी अगर मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज देखूं तो सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी है, तो उसमें पूछा कि इंटरफेरेंस होना, तो इंटरफेरेंस के लिए सेम डायरेक्शन भी तो होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन भी तो होना चाहिए, जैसे यहाँ लिखा है सेम डायरेक्शन। तो अब आप देखो पहले सभी ऑप्शन में से सेम डायरेक्शन का है, तो इसमें तो अपोजिट डायरेक्शन है, इसको हटा दो, इसमें भी अपोजिट डायरेक्शन है, इसमें हटा दो। तो अब हमें फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में से चूज करना, दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन आर इन फेज और दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन आर इन 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। आपने वेव ऑप्टिक्स पढ़ा होगा, वेव ऑप्टिक्स में डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ा होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होता है जब दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 0 डिग्री हो, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होता है जब फेज 180 डिग्री का हो। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोला गया है, तो कंडीशन होगी सेम डायरेक्शन में चले और 180 डिग्री का आउट ऑफ फेज हो, यानी कि ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होगा। लेकिन बाकी कंडीशन भी देख लेते हैं, जैसे स्टेशनरी वेव कब बनती है, तो व्हेन टू वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी मूविंग विद सेम स्पीड। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एक इस तरफ जा रही होगी और एक इस तरफ, तो जब दोनों कंबाइंड होगी तो स्टैंडिंग वेव बन जाएगी, जबकि इंटरफेरेंस में दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करनी चाहिए। बीट्स कब प्रोड्यूस होती है, तो देखो इन दोनों में ही सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, लेकिन अगर दोनों वेव में स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है तो उस केस में बीट प्रोड्यूस होती है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। इसके आपने बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी पढ़ा होगा। जो बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वो होता है v1 माइनस v2 का मोड, मतलब जो भी दो फ्रीक्वेंसी है उसका जो डिफरेंस होगा वो होता है बीट फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 118, फॉर अ सिंपल हार्मोनिक मोशन ग्राफ बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा। पहले बात तो मैं आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन की बेसिक कंडीशन बता देता हूँ। इस तरह का मोशन जिसमें फोर्स डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करे उसे कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। और जब फोर्स डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रही है, यहाँ पर माइनस साइन मतलब अपोजिट डायरेक्शन बता रहा है, तो अगर फोर्स को हम लिख सकते हैं मास इनटू में एक्सीलरेशन, तो इसका मतलब ये हो, m तो कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हो कि एक्सीलरेशन भी डायरेक्टली किस पर डिपेंड करना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट पर। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा करके एक्चुअली माइनस के अपॉन एम आएगा, माइनस के मतलब के अपॉन एम को ओमेगा स्क्वायर मान लेते हैं। तो कुल मिलाकर के एक्सीलरेशन डायरेक्टली एक्स पर डिपेंड कर रहा है। तो जब एक्सीलरेशन डायरेक्टली एक्स पर डिपेंड कर रहा है तो ये इस तरह की इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप इक्वेशन, जो कि एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है। ग्राफ में अगर आप देखो तो y एक्सिस पर एक्सीलरेशन लिया गया है, x एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट लिया गया है, तो इस हिसाब से जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, यानी कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करें ना इस तरह की इक्वेशन। यहाँ पर k अपॉन एम मतलब कि मास है, लेकिन m यहाँ पर स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, और c होता है इंटरसेप्ट ऑन दी y एक्सिस। तो क्योंकि ये एक्सेलरेशन डायरेक्टली x पर डिपेंड कर रहा है तो इसलिए स्ट्रेट लाइन होगा। यहाँ पर नेगेटिव साइन को इग्नोर किया गया है ग्राफ प्लॉट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, द bob of pendulum execute SHM has speed equal to 3 centimeter per second and 2 centimeter second, distance for 16 centimeter from मेन पोजीशन। आपको बताना है कि टाइम पीरियड कितना होगा। तो पहले जो कंडीशन है वो लिख लेते हैं। देखो पहले केस में एक v1 मतलब जो भी स्पीड है वो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड गिवन है, लेकिन ये तब है जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 4 होगी, रेस्पेक्टिवली बोला है ना, तो 3 का मतलब 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 4। और जब स्पीड 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है तब डिस्प्लेसमेंट कितना गिवन है, इसको 1 मान लेता हूँ और ये x2, so इट इज गिवन 6 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि टाइम पीरियड कितना होगा। देखो पहले मैं स्पीड का फॉर्मूला बता देता हूँ इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। स्पीड का फॉर्मूला होता है v इक्वल टू ओमेगा इनटू में रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर एम्पलीट्यूड हमें नहीं पता, डिस्प्लेसमेंट पता है और स्पीड पता है। और देखो ओमेगा अगर पता चल जाए तो टाइम पीरियड हम इस तरह से निकाल सकते हैं, क्योंकि t इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन में
ओमेगा। अब क्योंकि हमारे पास दो इक्वेशन मतलब दो कंडीशन है, तो उस हिसाब से हम दो इक्वेशन बना लेंगे और हम ओमेगा और ए को फाइंड कर पाएंगे। तो वही कोशिश करते हैं इक्वेशन बनाने की। अगर मैं फर्स्ट कंडीशन यूज करूं, मतलब ये फर्स्ट कंडीशन हो गई मेरी और ये सेकंड कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग v1 मतलब यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर ओमेगा रूट में ए स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट कितना है 4 का स्क्वायर। इसको अभी ऐसे चीज रहने देते हैं। सेकंड कंडीशन बनाते हैं यहाँ से। तो यहाँ से स्पीड बराबर मतलब ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, v मतलब 2 ओमेगा रूट में ए का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। अब क्योंकि हमें ओमेगा फाइंड करना है तो डायरेक्टली हम पहले ए फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद हम ओमेगा निकालेंगे। तो उसके लिए काम करते हैं, इसको स्क्वायर कर देते हैं। जब आप इसको स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये मिलेगा 9 ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर एंड इट विल बी इक्वल टू 4। देखो ये स्क्वायर करने के बाद हुआ है, स्क्वायर कर रहे हैं हम, तो 4 ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। अब लेट ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट है और ये इक्वेशन है सेकंड। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं। उससे फायदा ये होगा कि ओमेगा हट जाएगा और हम ए फाइंड कर पाएंगे, और जब ए निकल जाए तो ओमेगा इजीली फाइंड कर पाएंगे। तो 9/4, देखो यहाँ पर भी ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ पर भी ओमेगा स्क्वायर, सो इट विल बी कैंसिल आउट। तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर मैं 16 लिख रहा हूँ अपॉन में ए स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर 36। अब कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई इस केस में और इस केस में। तो 9 ए का स्क्वायर माइनस 36 इंटू में 9 इक्वल टू 4 ए का स्क्वायर माइनस 16 गुना 4 मतलब 64 64। ये 4 ए स्क्वायर को जब हम इधर लाएंगे तो 9 माइनस 4 हो जाएगा, तो यानी कि 5 ए का स्क्वायर इक्वल टू फिर 36 इंटू में 9, तो ये आएगा 324। इसको इधर लाएंगे तो 324 ऐड हो जाएगा, 324 प्लस का हो जाएगा, फिर माइनस 64। तो 5 ए का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 260 या फिर ए का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 260 अपॉन में 5। तो यहाँ से एम्पलीट्यूड का जो स्क्वायर है वो हमें फाइंड मतलब पता चल चुका है। अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 52। अब इसका रूट लेने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें ए के स्क्वायर की ही वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। अब इस ए स्क्वायर की वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लीजिए, 1 में या फिर 2 में, जिसमें भी आपको अच्छा लगे। तो मैं इक्वेशन 1 में पुट कर लेता हूँ 9 इक्वल टू ओमेगा का स्क्वायर फिर ए का स्क्वायर माइनस 16। तो 9 ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर की वैल्यू है 52 माइनस 16। तो हेयर वी विल गेट 9 इक्वल टू ओमेगा का स्क्वायर और ये आएगा 36, या फिर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 अपॉन में 36 या फिर 1 अपॉन में 4। तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 2 अंदर रूट लेने पर। ओके, अब टाइम पीरियड किसके बराबर है, टाइम पीरियड हमारे बराबर है 2 पाई अपॉन ओमेगा के। तो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू पुट कर देते हैं 2 पाई ओमेगा की वैल्यू 1 अपॉन 2, ये जाएगा ऊपर, तो ये होता है 4 पाई, और 4 पाई की वैल्यू याद रखा करो 12.56 होती है। तो इस हिसाब से करेक्ट अप्रोक्सीमेट आंसर होगा 12.6 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन 3। 4 पाई की वैल्यू इसलिए याद रखनी चाहिए क्योंकि आप जब मैग्नेटिज्म करेंगे तो हमेशा 1/4 पाई 1/4 पाई आता है, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक में 1/4 पाई काफी जगह आता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला, इसलिए 4 पाई की वैल्यू याद रखनी चाहिए 12.56। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी कैन बी डिटरमाइंड बाय द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड ऑफ पार्टिकल विच इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी कि हमें एक कंडीशन दी हुई कि पार्टिकल एसएचएम कर रहा है और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट यानी कि मैं उसको एक्स नॉट मान लेता हूँ और इनिशियल स्पीड में इसको वी नॉट मान लेता हूँ, ये हमें गिवन है। तो इनमें से हम क्या चीजें फाइंड कर पाएंगे ये हमें पता करना है। देखो इन जनरल अगर मैं x की यानी कि डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन मान लो तो वो होता है x इक्वल टू a साइन या कोस, जो भी आपकी इच्छा वो ले लो, कोस ओमेगा t प्लस फाई। ठीक है, जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद यानी कि dx अपॉन dt वो हमारी स्पीड की इक्वेशन आ जाएगी, जो कि होगी a ओमेगा कोस का डिफ्रेंशिएशन माइनस के साइन ओमेगा t प्लस फाई। तो स्पीड की इक्वेशन भी हमें पता चल चुकी है कितनी, माइनस के a ओमेगा
साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होगी। अब देखिए इनिशियल बोला है तो इनिशियल में टाइम की वैल्यू 0 पुट करूंगा, तो व्हेन t इक्वल टू 0 उस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट जो होगा x वो बराबर हो जाएगा x नॉट मतलब इनिशियल डिस्प्लेसमेंट के, एंड इट विल बी इक्वल टू a cos। अब देखो ये यहाँ पर t की वैल्यू आप 0 पुट कर रहे हो तो ये पूरा तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या खाली cos फाई। सो x नॉट इक्वल टू किसके आगे a cos फाई के, एक इक्वेशन में इसको मान लेता हूँ। फिर यहाँ पर वैल्यू पुट करूँ तो ये v नॉट माइनस a ओमेगा, यहाँ पर आप t की वैल्यू 0 पुट करोगे तो साइन फाई आएगा। तो एक इक्वेशन हमारे पास आ गई v नॉट इक्वल टू a ओमेगा साइन फाई। ठीक है, अब हमारे पास कुल 2 इक्वेशन है, x नोट v नोट हमें पता है, तो अगर हमारे पास 2 इक्वेशन है तो हम a फाइंड कर सकते हैं, फाई फाइंड कर सकते हैं, ओमेगा फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हमें इन मतलब 2 ही ऑप्शन में चूज करना है कि 2 में क्या फाइंड कर पाएंगे। जैसे a और b अगर हम देखें, देखो मिनिमम में क्या क्या चीज फाइंड कर सकता हूँ इन 2 इक्वेशन से, या तो मैं a और ओमेगा फाइंड कर सकता हूँ, या मैं ओमेगा और फाइंड मतलब फेज डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, या फिर a यानी कि एम्पलीट्यूड और फाई फाइंड कर सकते हैं। तो हम a या c फाइंड मतलब a ओमेगा फाइंड कर सकते हैं, ओमेगा फाई या फिर a फाई, ये सब कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। लेकिन अब a ओनली और b ओनली तो हटा दो क्योंकि 2 चीज तो हम फाइंड कर पा रहे हैं। अब रेस होगी a और b और c के बीच में, a और b और b और c के बीच में। तो इनमें से कौन सा मोस्ट एक्यूरेट आंसर होगा वो हमें चूज करना है। अब देखिए जो ओमेगा होता है यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की अपनी खुद की कैरेक्टरिस्टिक होती है, जो कि स्प्रिंग कांस्टेंट और मास पर, अगर मैं स्प्रिंग के लिए मानूं तो स्प्रिंग कांस्टेंट और मास पर डिपेंड करती है, जो कि पहले से ही हमें नोन होंगे। तो हम इसको स्किप करके कि लेट हमें ओमेगा पता है, तो हम a और फाई को यानी कि a और फाई यानी कि एम्पलीट्यूड और फेज कांस्टेंट को फाइंड कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से जो करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन 3। तो केवीएस की आंसर की के अकॉर्डिंग ऑप्शन 3 सही है, और इसमें यही एक एक्सप्लेनेशन हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट इसको थोड़ा ठीक करना चाहिए था, या फिर एक ऑप्शन यहाँ पर नहीं देना चाहिए था, क्योंकि ओमेगा भी तो हम निकाल ही सकते हैं इससे अगर कोई एक चीज पता लग जाए। तो सिंस हमारे पास 2 ही इक्वेशन है तो इस कॉम्बिनेशन को हम फाइंड कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू केवीएस उन्होंने ऑप्शन 3 गिवन था।